प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी कि आर्थिक कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। आज लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई है। 3 तारीख को 19 दिन का जो लॉकडाउन 2 है वो पूरा हो रहा है और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। आप पत्रकार भी रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और बिजनेस जर्नलिज्म से आप ज़्यादा जुड़ी रही हैं। आगे आने वाले दिन सबको दिख रहे हैं कि काफ़ी कठिन होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या मानती हैं कि सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए था, और क्या कुछ जो करना चाहिए था उस दिशा में अभी भी सरकार अपने को आगे बढ़ा करके निर्णय नहीं ले पा रही है? उपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी ये कार्यक्रम देख रहा है और आप लोग का सारा समूह बिल्कुल सकुशल और स्वस्थ होगा। मेरा ये मानना है कि ये सब जानते थे कि इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी घोषणा भी करी तो सारे देश ने एक साथ जुटकर, जी लगता है हर व्यक्ति ने दलगत राजनीति के ऊपर उठकर इसका समर्थन किया था। लॉकडाउन का समर्थन हुआ था, लोगों ने इसका शिद्दत से पालन किया। मैं 2 पॉइंट बोलूंगी और आपने सही कहा, मैं अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से जानती और समझती हूँ। मैं 2 चीजें, लॉकडाउन अकेले मात्र सोल्यूशन नहीं है, अकेले होना उपाय नहीं है। उतनी ही टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन होना उपाय है। उतनी टेस्टिंग और ट्रेसिंग हमने नहीं करी, पहली हमारी ये बात है। दूसरी हमारी बात ये है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। एक कोर सेक्टर डेटा होता है जो आईआईपी का करीब 40% होता है, वो गिरा ही नहीं है, वो नेगेटिव में चला गया 6% से ज्यादा। तमाम लोगों की, पीएमआई का कहना है कि कम से कम नहीं तो 16 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ है, 47 करोड़ लोग उसमें से कोई भी काम काज करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। उसमें से 80% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां तमामों फैक्ट्री, तमामों कारखाने, तमामों उद्योग बंद हो चुके हैं। तो सरकार को अब ध्यान देना पड़ेगा जीवन यापन पर, ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे उन उद्योगों को चलाया जाए, ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जाए। सुप्रिया जी, एक सवाल और ले रहा हूं आपसे। जिस तरीके से विप्रो के चेयरमैन नारायण मूर्ति एक केवल उद्योगपति ही नहीं हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, विचारक भी हैं और उनकी एक अलग छवि है। कल इकोनॉमिक टाइम्स अखबार आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोरोना से तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है नुकसान नहीं होने वाला इस देश में, लेकिन लगता है कि भूखमरी से बहुत ज़्यादा लोग मर जाएंगे। आखिर उन्होंने ऐसी बात क्यों कही होगी? आपने बात को बिल्कुल सही पकड़ा है। इन्फोसिस के हैं नारायण मूर्ति जी, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कोरोना से तो कम मौतें होंगी, भूखमरी से। जी क्षमा चाहता हूँ, इन्फोसिस के चेयरमैन है, मेरे मुंह से गलत से निकला है, विप्रो इन्फोसिस के चेयरमैन है। बिल्कुल, हम सब ने टेलीविजन चुनाव किया है जी। तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे, और ऐसा ना हो कि जीवन बचाने के चक्कर में जीवन यापन ऐसा ध्वस्त हो जाए कि हमारे लोग वाकई में भूखमरी से मर जाए। आज भी ऐसी खबरें तमाम प्रदेशों से आ रही है। मैं खुद उत्तर प्रदेश में हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र महाराजगंज है, जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं है, अनाज खरीदने के लिए साधन नहीं है, लोगों के पास अनाज की कमी है। जरूरी है कि सरकार उस कमी को पूरा करे, जरूरी है कि सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ज्यादा पैसे दे। सरकार संकीर्णता क्यों दिखा रही है, ये मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ। इस समय जरूरत है दरियादिली दिखाने की, इस समय जरूरत है खर्च करने की। फिस्कल डेफिसिट जब समय आएगा हम उसको ठीक कर लेंगे। आज समय है कि सरकार बढ़ के खर्चा करे। 0.8% जीडीपी से हमारी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, लोग भूख से मर रहे हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उन्होंने कहा है वो लोगों की सैलरी कम करेंगे। तो देखिए किस तरह का प्रभाव उद्योगों पर, लोगों के वेतन पर और नौकरियों पर पड़ रहा है। सरकार के सपोर्ट की इस समय पड़ना आवश्यकता है। सुप्रिया जी, आपसे चर्चा काफ़ी अच्छी आगे बढ़ रही है। आप बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, बिजनेस चैनलों के लिए आपने काम किया है, समझती भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरीके से 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, 9 करोड़ घुमंतू जातियां हैं जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरह ही घूमती रहती हैं, काम करती रहती हैं अलग अलग साइट्स पे।
अगर इन लोगों की जो आमदनी है वो जीरो हो जाएगी, साथ ही साथ इन लोगों के जरिए जो आमदनी पैदा करने वाले लोग हैं एमएसएमई के, उनकी आमदनी जीरो हो जाएगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो यूनिकनेस है कि जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, अगर वो जीरो हो जाएगी तो आपको क्या लगता है कि हम कितने साल पीछे चले जाएंगे? उपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आप सबसे मूल और अच्छे प्रश्न उठा रहे हैं। आज आपके दर्शकों को यह समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो इन्वेस्टमेंट, वो निवेश से नहीं चलती है, वो उपभोग से चलती है। हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। कंजम्पशन हमारी जीडीपी का 1/3 हिस्सा है। कंजम्पशन बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, डिमांड में डिस्ट्रक्शन हो गया है, डिमांड खत्म हो गई है। उस डिमांड का पुनर्जीवित करने की जरूरत है। डिमांड होगी तो फैक्ट्रियां ज्यादा काम करेंगी, ज्यादा उपभोग के लिए सामान बनाएंगी, नौकरियां बनाएंगी, निवेश होगा और फिर से डिमांड पर प्रभाव पड़ेगा। वो वर्चुअल साइकिल जो है उसकी जरूरत है। तमाम एजेंसीज ने, और ये मेरा कहना नहीं है, IMF जैसी एजेंसीज ने, बार्कलेज ने, गोल्डमैन सैक्स ने हमारी अर्थव्यवस्था की जो दर है ग्रोथ की उसको 2% से नीचे कर दिया, कुछ ने तो शून्य कर दिया है। बार्कलेज ने शून्य किया है। आपके दर्शकों के सामने कहना चाहूंगी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े ग्रुप ने पिछले 1 महीने में एक भी व्हीकल पूरे देश में नहीं बेची है। उपभोग का ये आलम है, न रूरल एरियाज में, न अर्बन एरियाज में। तो जरूरी है समझना कि कितना भयावह हो सकता है ये दृश्य हमारी अर्थव्यवस्था के लिए।